एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। एंड अगर आप 2020 के सिलेबस के हिसाब से देखो तो आपके चैप्टर का नाम हो गया है द स्टोरी ऑफ द न्यू सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो चैप्टर सेम है, हम पार्ट 2 वीडियो है ये इस चैप्टर की। फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको 6 पॉइंट्स तक कंप्लीट करा दिया है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मिल जाएगी। एंड ये इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हो। और अगर आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस और इको पढ़नी है तो वो भी आप मेरे चैनल पे से जाके पढ़ सकते हो। मेरे चैनल का नाम है सिमरन सहानी। ओके गाइस, तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम एंड अभी हमें स्टार्ट करना है अपना टॉपिक 7 से, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो वहां से हमें स्टार्ट करना है अपना। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री दैट प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो चलो जल्दी से अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। 7th मैंने यहाँ देखो बहुत क्लियरली लिखा है, ये 7th आपका जो टॉपिक है उसका नाम, फिर उसके सब टॉपिक 7.1, 7.2, 7.3 ऐसे ही आगे मैंने लिखा है। ठीक है, तो 7 टॉपिक है हमारा सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सील्स क्या होती है हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। सील्स एक बनी हुई है, बोल बनी हुई थी, उसमें मछली सी बनी हुई थी। सील हड़प्पन आर्कियोलॉजी का एक बहुत ही फेमस या फिर आपके लोग बहुत ही डिस्टिंक्ट पार्ट है। नेक्स्ट आ गई आपकी स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट आपने 6th क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। स्क्रिप्ट्स होती हैं, हर एक आपस सिविलाइजेशन होता था तो वो कुछ ना कुछ लिखने की हर कोई कोशिश करता था, दैट इज स्क्रिप्ट्स। और वेट्स क्या होते हैं, वेट्स होते हैं जैसे कि नाप तोल करने के लिए जो वेट यूज होता है। जैसे कि आप सब्जी वाले से सब्जी लेते हो तो वो तराजू में 500 किलो का 1 किलो का वो वेट, 500 किलो नहीं 500 ग्राम और 1 किलो का वो वेट रखता है। तो दैट वेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। आप देखो कि हड़प्पा में जो लोग थे उस समय से ही वेट्स को यूज करते थे। इनफैक्ट अभी हमें लगता है कि हमारे पुराने जमाने के लोगों ने मे बी ये सब चीजें नहीं करी हो, बट वी आर रॉन्ग। हम लोगों ने उनसे अडेप्ट करा है, हमने उन्हें नहीं सिखाया, हमने उनसे सीखा है। तो जो भी चीजें आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट द स्मार्टफोन्स एंड ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट, वो सब छोड़ के तो हमने सब कुछ अपने पास से ही सीखा है। और अभी भी ऐसा है कि हमारा काफी सारा पास जो है वो जमीन के नीचे दबा हुआ है। तो अभी हमें टॉपिक स्टार्ट करना है सील्स एंड सीलिंग्स। तो देखो सील क्यों यूज होती थी। सील आपने देखा है एमडे की सील लग जाती है घर के बाहर, या फिर कोई अगर जब सीबीएसई बोर्ड का आपका पेपर होता है तो जहाँ पेपर आते हैं ना तो उसके ऊपर सीबीएसई की सील लगी होती है, वो रेड कलर की सील लगी होती है। हमने 3 इडियट्स पिक्चर में भी सील देखा था, वो निकाल देता है, उससे वो वायरस को पता चल जाता है सील। तो दैट इज द सील ओनली। ठीक है, तो हर एक किंगडम जो होता था उसकी अपनी सील होती थी। तो सील किस में काम आती थी, अकॉर्डिंग टू योर बुक आपका ये चैप्टर में 3 कीवर्ड्स हैं जो आपको सील्स एंड सीलिंग टॉपिक में याद रखने हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काम आती थी। कि अगर यहाँ से आप, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में, कि जो हमारा हड़प्पा वाले लोग थे वो ओमान के साथ अपना ट्रेड करते थे। ओमान के यहाँ अगर कोई लेटर भेजना है या कुछ और पैसे भेजने हैं, कुछ भी भेजना है, तो उस पर वो लोग एक एनवेलप में डाल के दे देते, उसके ऊपर सील लगाते थे अपनी। सील लगाने का क्या हो गया कि लॉन्ग डिस्टेंस हो जा रही है तो सील से उनकी पहचान होती थी। पहले क्या हो गया, अब हड़प्पा की सील लगी है तो मतलब ये जो पत्र जा रहा है या ये जो भी चीज जा रही है या कोई बड़ी चीज भी जा रही होती थी तो वो कहाँ से जा रही है, वो हड़प्पा से जा रही है। कोई भी बीच में देखेगा तो वो पहचान जाएगा। सेकेंडली सील का ये होता है कि पता चल जाता है, अगर सील हटी हुई है तो समझ जाएंगे कि भैया इस चीज के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। सपोज करो कि हड़प्पा वाले गोल्ड भेज रहे हैं ओमान को, उन्होंने अपना नाप तोल के भेजा है कि इतना गोल्ड भेज रहे हैं। रास्ते में अगर उस चीज में से अगर इमेजिन करो कि एक कार्टून बॉक्स के अंदर हड़प्पा वाले भेज रहे हैं ओमान को गोल्ड, ठीक है। अब रास्ते में उसके ऊपर सील लगी है उस कार्टून बॉक्स के ऊपर, अगर रास्ते में कोई छेड़खानी करेगा उस बॉक्स से, अगर कोई गोल्ड चोरी करना चाहेगा, कोई जो लेके जा रहा है, तो उसे पहले सील हटानी होगी, फिर वो उस बॉक्स में से गोल्ड निकालेगा। और जैसे ही सील हटेगी वैसे ही ओमान वालों को पता चल जाएगा कि इस बॉक्स के साथ कोई छेड़खानी हुई है। तो ये मैंने एग्जाम्पल तुम्हें इसलिए दिया कि सील क्यों जरूरी होती थी। नेक्स्ट चीज क्या हो गई, आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर पता चल जाएगा। रास्ते में कोई भी रोकेगा, ओमान को पता चल जाएगा हाँ ठीक बात है, ये जो सामान आया ये हड़प्पा से ही आया है। तो सील का ये काम होता था। अब एन एंजियोमेटिक स्क्रिप्ट, अब हमें स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो स्क्रिप्ट क्या है, आपकी बुक में भी लाइन ऑफ राइटिंग दे रखी है। हमने क्लासमेट की जो नोटबुक आती थी उसके पीछे कई बार क्लियोपैट्रिया की हमें स्क्रिप्ट दी होती थी, यानी इजिप्ट स्क्रिप्ट हमें दी होती थी, हम उससे अपना नाम बनाते थे। अगर आप में से किसी को याद हो तो हर एक जो किंगडम था
या कह लो जितनी भी सिविलाइजेशन थी, सब लोग कोई ना कोई स्क्रिप्ट्स के साइंस वगैरह बनाते थे। तो अभी तक हड़प्पन आर्कियोलॉजी की जो हमारी स्क्रिप्ट है डिसाइफर नहीं हुई है, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पहचान पाए हैं कि उनकी भाषा कैसी थी। बट थोड़ा थोड़ा जो हमें पता चला है वो क्या है कि उनकी लाइन एक एक लाइन में लिखते थे, वो सीधी एक लाइन में, जैसे हम लोग लिखते हैं, बुक में फोटो दी हुई है देख लेना। और वो जो लाइन होता था मेनली वो ओनर का नाम बताता था। क्या लिखा होता था उस लाइन में? ओनर का नाम। शॉर्ट वर्ड्स ही वो लोग लिखते थे, बहुत ज़्यादा नहीं। जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट हमें मिली है उसमें 26 साइंस है, ज़्यादातर शॉर्ट ही लिखे थे, जैसे 3-4 वर्ड हो गए। तो सर लॉन्गेस्ट है उसमें 26 साइन हो गए, वर्ड नहीं कहेंगे हम, साइन कहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 26 साइंस ही थे, अलग अलग बहुत सारे साइन आपकी बुक में बने हुए हैं, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे। तो ये सब साइंस टोटल अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू योर बुक तो 375 से 400 बीच में इनके साइंस थे। ठीक है, जो लिखते थे ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। अब राइट टू लेफ्ट लिखते थे, कैसे पता चला? क्योंकि राइट में ना क्या जो लिखा हुआ था थोड़ी सी जगह छूटी हुई थी, जैसे हम मार्जिन छोड़ते हैं, और लेफ्ट में ओवर क्राउडिंग करी हुई थी, जैसे कि हम एक के अंदर एक वर्ड्स घुसा के नहीं लिख देते। तो वैसे उससे हम लोगों को पता चल गया कि ये राइट में मार्जिन छोड़ रहे थे और लेफ्ट में घिचड़ सा मचा देते। ऑब्जेक्ट्स फाउंड, क्या क्या मिले हैं हमें जिससे हमें समझ आया कि यार इन्हें लिखना पढ़ना आता था। तो इनकी सील्स पे स्क्रिप्ट थी, सील पे लगा हुआ था कुछ ना कुछ। उनके जो कॉपर के टूल्स थे, जैसे कि नाम लिखा होता है, जैसे कि हम स्टील के बर्तनों पे नाम लिखवा लेते हैं ना, वैसे इनके कॉपर टूल्स पे भी नाम लिखा होता है, यानी कि वो लिखा होता है। अगर हम उनकी ये स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। बोन रॉड्स पर, ज्वेलरी पर, टेराकोटा टैबलेट्स पर, टैबलेट आज वाला टैबलेट नहीं, टेराकोटा के टैबलेट पे लिखा होता था कुछ ना कुछ। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे स्क्रिप्ट भी थी, और मेनली जो स्क्रिप्ट थी वो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करती थी। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के मेनली लोग जो थे वो अनपढ़ टाइप के थे, तो इसलिए वो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट वी कम टू द वेट्स क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, वो जो नाप तोल करने के लिए जरूरत होते हैं। तो ये लोग स्टोन क्यूबिकल वेट्स यूज करते थे, और उनकी जो मार्किंग है वो हमें एज मच अभी नोन नहीं है। एक जो स्टोन है हमें वो जो नोन है बहुत ज़्यादा, वो है चर्ट। दिस इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन, आपको याद रखना है कौन सा जो वेट है बहुत फेमस है हड़प्पन आर्कियोलॉजी का, चर्ट। ठीक है, लोअर डिनोमिनेशन के यानी कि छोटे वाले डिनोमिनेशन के कौन कौन से थे, जैसे कि आप मान लो 1, 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि इसे आप केजी मान लो, अपने दिमाग में ले लो कि केजी। तो 1 kg, 2 kg, 4 kg, 18 kg, 16 kg, 32 kg तक के इनके पास वेट्स थे, या फिर इतने के इनके पास चर्ट्स थे। ठीक है, और अगर आप लार्जेस्ट मानो तो ऐसा नहीं है कि इनके पास सिर्फ छोटे छोटे वेट्स थे, बड़े वेट्स भी थे, ऑलमोस्ट एज 12,800 आप यहाँ देख रहे हो। तो ये जो है इनके पास ये वाले बड़े बड़े क्वांटिटी के वेट्स भी थे। ठीक है, तो ये बड़ी जो क्वांटिटी थी वो भी मेजर कर सकते थे, जैसे कि अगर किसी हॉर्स का वेट नापना हो या ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए भी इनके पास वेट्स थे। जो स्मॉल वेट्स थे वो किस लिए यूज़ होते थे, वो ज्वेलरी को नापने के लिए होते थे, बीट्स को नापने के लिए होते थे, और मेटल स्केल पैन भी मिला है। मेटल स्केल पैन क्या हो गया, तराजू हो गया, तो उन्हें तराजू के रिमेन्स भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। नाउ वी कम टू आवर 8th टॉपिक, एंशिएंट अथॉरिटी। इसमें हम जानेंगे कि हड़प्पा को कौन रूल करता था, या कोई करता था भी या नहीं, या फिर वहाँ डेमोक्रेसी थी। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, एंशिएंट अथॉरिटी। तो एंशिएंट अथॉरिटी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसमें आपका एक ही पॉइंट है, प्लेसेस एंड किंग्स। तो हमने कैसे पता लगाया कि वहाँ किंग का रूल था या क्या था। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो हड़प्पा में देखी गई थी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन आर्कियोलॉजी में देखी गई थी, वो ये थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी थी। अगर ब्रिक जो बनती थी तो आपका रेशो भी दे रखा है बुक का, आई मीन 3:2:1 ऐसी कुछ रेशियो की ब्रिक्स जो होती थी, वो ब्रिक भी अगर मोहनजोदारो में भी वही यूज़ हो रही थी, हड़प्पा में भी, ढोलावारी में भी, रोपड़ में भी, राखीगढ़ी में भी, लोथावल में भी, हर एक साइड पे सेम ब्रिक्स मिली। तो इससे समझ में आया कि देखो यूनिफॉर्मिटी है, जो वेट्स होते थे, स्क्रिप्ट्स होती थी, तो काफ़ी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर था हमारा हड़प्पन आर्कियोलॉजी का। तो इससे ये समझ में आया कि ये लोग एक किंगडम भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के व्यू है, कोई कहता है एक ही किंग था, कोई कहता था अलग अलग किंग है, और कोई कहता था कि कोई किंग है ही नहीं। तो ये पढ़ते हैं, तो हमने प्लेसेस एंड किंग्स से पता लगाया। ठीक है, तो नो सेंटर ऑफ पावर इज येट फाउंड। तो हमें अभी तक हड़प्पन आर्कियोलॉजी का कोई सेंटर ऑफ पावर नहीं मिला है। दो मोहनजोदारो वहाँ की सबसे अर्बन सिटी है, और मोहनजोदारो के अंदर एक हमें वो भी मिला है, क्या कहते हैं,
एक जगह मिली है जिसको पैलेस लिखा गया है और उसके अंदर और हमें एक स्टोन का स्टैचू मिला है जिसको प्रीस्ट और किंग कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रीस्ट किंग। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन कि प्रीस्ट किंग स्टैचू मिला गया है, बट दैट डजंट मीन दैट वो वहाँ के किंग थे। अभी भी ये येट टू बी डिस्कवर्ड है कि वो वहाँ पे किंग थे या नहीं थे। ठीक है। और जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या 3 टाइप के अपनी धारणाएं बना रखी हैं। एक है कि नो रूलर, एवरीवन हैड इक्वल स्टेटस, जैसे कि आज के टाइम पे हो गया कि वहाँ कोई भी रूलर नहीं था, सब लोग आपस में कम्युनिटी की तरह एक दूसरे को रूल करते थे। ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि सेवरल रूलर्स थे, जैसे कि आप समझ लो कि नॉर्मली में जैसे होता था, जैसे गुप्ता डायनेस्टी थी, तो बहुत सारे जैसे हिस्ट्री में बाद में होने लगा कि हमारे इंडिया के अंदर ही हर एक जो रीजन था उसका अपना अपना रूलर था। ठीक है। बट एक जो हमारे बाकी के जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका व्यू ये है कि सिंगल स्टेट थी, यानी कि जो ये पूरा हड़प्पा है, हड़प्पन आर्कियोलॉजी है, दैट इज लाइक पूरा का पूरा ये एक देश था, इसका सिर्फ एक ही रूलर था, मतलब कि पूरे देश का। जैसे अभी हमारा पूरा का पूरा इंडिया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो ये कहते थे कि ये एक पूरा देश था, ये इसके छोटे छोटे शहर थे और इस शहर का एक ही रूलर होना चाहिए था। तो दीज वर देयर व्यूज, और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनका किंग कौन था। ठीक है। और इनका ये भी मानना था कि एंटायर कम्युनिटी टुक द कलेक्टिव डिसीजन, यानी कि वो जो मैंने पहले भी बताया कि सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं ये आपस में कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उस ज़माने में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो लेट्स सी कि अगर आगे चल के हमें डिसाइफर हो जाए ये बात कि कौन रूलर था तो दैट वुड बी गुड। तो इतना ही आपके इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, पॉइंट 9, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। देखो, तो अब हमें पता लगाना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ गई और कैसे गई। तो पहले ही बता रही हूँ, इट इज़ नॉट येट नोन कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। तो 1800 BCE के अंदर जो मेच्योर हड़प्पन रीजन था चोलिस्तान, वो अबैंडन हो गया, यानी कि वहाँ पे जो लोग थे, हमें कैसे पता चला? हमने दबी हुई चीज़ों से देखा, हमें चोलिस्तान में पता चला जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर का एक अच्छा खासी भसी हुई स्टेट थी वो ख़त्म हो गई 1800 BCE में। क्या हुआ? वहाँ से जितने पॉट्स थे वो भी नहीं दिखे, वहाँ पे कुछ डिट्रॉइट होने लगा वहाँ का कल्चर। तो पॉपुलेशन जो थी चोलिस्तान से अज्यूम करा गया है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि पॉपुलेशन जो थी वो चोलिस्तान से मूव कर गई इनटू गुजरात, हरियाणा एंड यूपी। ठीक है। तो चोलिस्तान से यहाँ पर क्यों मूव करी, कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि जो मटेरियल कल्चर था, वो आर्टिफैक्ट्स थे, वो डिसअपीयर होने लगे। देखो, आपने पढ़ा कि मेच्योर हड़प्पन कल्चर के बाद कौन सा आया? हमारा लेटर हड़प्पन कल्चर। तो इसमें जो क्या डिफरेंस था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। डिफरेंस ये था, देखो, पहले ये लोग बहुत डेवलप तरीके से अपने हाउस बनाते थे। अब 1900 BCE में इन्होंने हाउसिंग का तरीका बेकार हो गया, बेकार टाइप के घर बनाने लगे। आर्टिफैक्ट्स यानी कि पोट्री वगैरह जो ये बनाते थे, जो ये टेराकोटा मॉडल्स बनाते थे, वो बनने बंद हो गए। तो कल्चर बेसिकली डिट्रॉइट होने लगे। अब ये कल्चर क्यों डिट्रॉइट हुआ ये जानना बहुत मुश्किल है हमारे साइकोलॉजिस्ट के लिए, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें डिट्रॉइट हुई? हाउस बिल्डिंग डिट्रॉइट हुई, पब्लिक प्लेसेस नहीं मिली आगे चल के हमें लेटर हड़प्पन कल्चर अगर हम देखें तो क्यों नहीं मिली, जैसे कि ग्रेट बाथ नहीं दिखा कहीं, और तो सारी की सारी जो पब्लिक प्लेसेस थी वो कहीं भी नहीं मिली, सब कुछ डिसअपियर होने लग गया इन द लेट हड़प्पन कल्चर। ठीक है। अब ये सोचा जाए कि क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई? मेच्योर हड़प्पन कल्चर में तो इतना एडवांसमेंट था, लेटर हड़प्पन कल्चर में ऐसा क्यों हुआ? तो कहा जाता है कि मे बी वहाँ पे फ्लड आ गई हो तो सब कुछ वैनिश हो गया हो और फिर लोग इतना अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए हों, या तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, उसके बाद वो ज़मीन बंजर हो गई, या फिर इंडस रिवर जो है वो ड्राई हो गई होगी, इसलिए वहाँ पे जो लोग थे हड़प्पा वैली के वो वहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए हों मे बी, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारा जो हड़प्पा आर्कियोलॉजी थी वहाँ पे किसी ने इन्वेड करा हो, कोई लूट पाट के सारा सामान ले गया हो। तो इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। मैंने 2 क्वेश्चन मार्क बनाए हैं। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री टीवी की एंशियंट एलियंस वाला कुछ अगर आपने देखोगे, एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखना, तो वो लोग कह रहे हैं कि कोई मीटरॉइड या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था इंद्रदेव के द्वारा हमारे हड़प्पा पे, उसके बाद हड़प्पा खत्म हो गया। सो एक बार तुम वो देखना, वो वीडियो
तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने सारे अजम्पशंस है हमारे हड़प्पा के बारे में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर बुक हमारे को 4-5 रीज़न दिए हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, रिवर ड्राई और हड़प्पा एंडेड क्यों हुआ ये हमें पता नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज़ आपको याद रखनी है कि 1900 BCE में मटीरियल कल्चर जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे वो डिसअपियर होने शुरू हो गए थे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 10 गाइस। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक 10 जिसमें हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कितने आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या स्टडी करा। तो सबसे पहले है कनिंघम्स कन्फ्यूजन। इसमें हम कनिंघम जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे उनका कन्फ्यूजन जानेंगे कि किस बात पे वो कन्फ्यूज थे। तो वो डायरेक्टर जनरल थे ऑफ ASI यानी कि जो हमारी आर्कियोलॉजिक जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिक फर्म है उसके मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे वो। और उनका क्या काम था, देखो ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन, वो एक बहुत अच्छे खासे आर्कियोलॉजिस्ट थे। एंड उनका हमारी बुक में मेंशन है कि वो उन्होंने 6th सेंचुरी BCE से लेके 40th सेंचुरी BCE तक का उन्होंने सारा देखा था, एक्सप्लोरेशंस करी थी बहुत सारी इस टाइम पीरियड के बीच की। और जो वो कहाँ से उन्हें पता चलता था, कहाँ से वो स्टडी करते थे, तो वो चाइनीज़ पिलग्रिम टेक्स्ट जो होता था उसको पढ़ते थे, फिर वहाँ पे जो जो जगह मेंशन होती थी वहाँ पे जाके एक्सप्लोरेशन करते थे। तो उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं था चाइनीज़ पिलग्रिम्स टेक्स्ट में। चाइना और इंडिया तो देखो कितने पास पास में है, फिर भी जो चाइनीज़ पिलग्रिम टेक्स्ट थे उसमें हड़प्पा का कहीं से कहीं तक कुछ नामो निशान नहीं था। तो हड़प्पा कैसे फाउंड हुआ उनको बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि हड़प्पा किस समय का था, कैसे बना हड़प्पा, कहीं पे भी हड़प्पा के बारे में मेंशन नहीं है। और अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा बहुत ज़्यादा पुराना है। तो एक इंग्लिशमैन ने आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, उनको सील दी, हड़प्पा की जो सील थी वो दी और उनको बोला कि आप भैया टाइम पता लगाओ कि किस ज़माने का हड़प्पा है। तो कनिंघम नहीं पता लगा पाए कि हड़प्पा कौन से ज़माने का था एंड दैट्स व्हाट इज रेफर्ड टू एज द कनिंघम्स कंफ्यूजन। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे 10.2 अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हमें कैसे पता, किसने पता लगाया क्या था, लेट्स स्टडी। तो देखो क्या हुआ, हर कोई आर्कियोलॉजिस्ट आता था, आके कोई ना कोई सील निकालता था और हर बार देखो उन्हें ये लगता था कि अरे ये तो और पुरानी है और पुरानी है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की सील्स फाउंड करी थी। तो आपको ये नाम रखना मुश्किल नहीं है, दयाराम साहनी, आई एम ऑल्सो सिमरन साहनी। तो ये याद रखना आपको, इन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट हड़प्पन सील्स को डिस्कवर किन्होंने करा था, दयाराम साहनी ने। उन्होंने सील निकाली और उस सील से पता चला कि ये जो सील थी वो और ज़्यादा पुरानी थी। पुराने आर्कियोलॉजिस्ट ने जो अनुमान लगाया था उससे भी ज़्यादा पुरानी थी। अब देखो पुराने का कैसे पता चलता है वो मैं पहले ही बता रही हूँ, आगे पता चलेगा। स्ट्रैटिग्राफी होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें लेयर्स होती है। तो जितने नीचे से जो मिलेगा, जितने नीचे से जितनी ज़्यादा खुदाई करके जो चीज़ मिलेगी मतलब वो उतनी पुरानी है। तो जब डीप खुदाई करी तो भी हमें हड़प्पा की सील मिली। तो सपोज करो दयाराम साहनी को एक और हड़प्पा की सील मिली तो उससे पता चला हड़प्पा और ज़्यादा पुराना। तो और हम जितना ज़्यादा डिग इन करते जा रहे थे वहाँ से हमें हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे। तो दैट मीन्स कि बहुत डिफिकल्ट हो गया था आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पता लगाना कि मेन टाइम पीरियड क्या है। तो मैंने स्ट्रैटिग्राफी की डेफिनेशन पहले डाली है, उसको एक बार पूरा आप रीड कर लेना। इट इज़ द हिस्टोरिकल एज पता लगाते हैं हम थ्रू द ज्योग्राफी, उसको हम स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। तो दयाराम साहनी ने सील निकाली तो 20th सेंचुरी में तो पता चला हड़प्पा और पुराना है। उसके बाद एक और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे राखल दास बनर्जी, उन्होंने भी सील्स फाउंड करी तो पता चला हड़प्पा और पुराना है। तो एट द एंड 1924 में आए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वॉज न्यू ASI ऑफ द डायरेक्टर जनरल थे वो ASI के। उन्होंने आके इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करना शुरू करा। देखो तब तक हमारा पार्टीशन भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने आके बहुत अच्छे से एक्सप्लोरेशंस करी इंडिया के अंदर और उन्होंने हर एक साइट को ढूंढा। उन्होंने बहुत सारा कहते हैं कि उन्होंने इंडिया को 3000 साल और पुराना बना दिया, यानी कि और ज़्यादा पता चला। जैसे आज तक कहते हैं कि ग्रीस सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता है, बट पता जैसे ही उन्होंने इंडिया में एक्सप्लोरेशन करनी शुरू करी तो पता चला इंडिया 3000 साल और पीछे चला गया। ये फ्रेज आपकी बुक में लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया और पुराना था और भी ज़्यादा नोन था, ठीक है। और एक गलती करी हमारे जॉन मार्शल जी ने, उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिखा। आपकी बुक में ये दिखा रखा है, देखो क्या होता था, खुदाई होती थी, आर्टिफैक्ट निकला, डाल दिया एक कोने में, फिर उससे नीचे से आर्टिफैक्ट निकला, डाल दिया एक कोने में। उनको
जितनी स्ट्रैटिग्राफी पे, जैसे कि ये जितनी लेयर पे जो आर्टिफैक्ट मिल रहा है उनको अलग अलग करके रखना चाहिए था, जिससे कि टाइम पीरियड का पता चल सके। तो ये गलती जॉन मार्शल ने करी थी, इसकी वजह से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द हिस्ट्री इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द जॉन मार्शल। अगर उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करा होता, जैसे कि अगर फर्स्ट में से पॉट निकला उसे अलग रखते, इसको अलग रखते, इसको अलग रखते, तो मे बी हमें थोड़ा सा और पास्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया होता। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हमें पता चला। 10.3 टॉपिक पे आ जाओ, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्वेश्चंस। तो उसके बाद नए हमारे एएसआई के डायरेक्टर जनरल आए REM व्हीलर। उन्होंने 1944 में फिर से डिगिंग करना शुरू करा हमारा हड़प्पा के अंदर और पूरे इंडस वैली के अंदर। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को बहुत अच्छे से फॉलो करा और धीरे धीरे नई नई साइट्स उन्होंने एक्सप्लोर करी जो नोन नहीं थी। ओके, तो इंडिया के अंदर देखो फिर क्या हुआ 1944 में। उसके बाद थोड़े टाइम में ही इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो दैट वाज डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मेक एनी एक्सप्लोरेशंस इन द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अब हमारे लिए वो जो हमारा पास था वो दूर चला गया था हमारे से, तो इंडियंस ने आर्कियोलॉजिस्ट के पास से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई, क्योंकि मेनली साइड कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो उन्होंने कहाँ पे करना शुरू करा, उन्होंने कच्छ जो था, पंजाब जो था, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना शुरू करी। तभी हमें लोथल, ढोलावारी और रोपर ये सब साइट्स हमें आगे आगे मिलती गई। ठीक है, तो जब हमारे इंडियन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कच्छ में अपना खुदाई वुदाई करना शुरू करी, तो कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी एंड ढोलावरी सबसे न्यूएस्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी। तो यहाँ से आप देखो, ये तो मैं लर्न करना है, 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है कि कच्छ में और पंजाब में जब खुदाई शुरू हुई तो कौन कौन सी साइट्स निकल के आई। ये मत सोचो कि पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट आया और उसे पता चल गया हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, ये था, ये था, ये था, ये था। नहीं, धीरे धीरे पता चला, धीरे धीरे उनके नाम रखे गए। ठीक है, 1980s के बाद से हर एक आर्कियोलॉजिस्ट ने आंखें बिठा ली अपनी हड़प्पा और मोहनजोदारो के ऊपर, यानी कि इंडस वैली के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो हमारी ज़मीन में दबे हुए हैं। तो अभी तक साइकोलॉजिस्ट, मैं बार बार साइकोलॉजिस्ट बोल लेती हूँ बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई एम सॉरी। तो अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं पता लगाने में अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इट्स स्टिल अननोन। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, और समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। ओके, तो टॉपिक नंबर 11 पर आ गए हैं हम, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग द पास्ट टुगेदर। यानी कि अब जो ये इतना सब कुछ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़मीन में से खोद के निकाला था, अब उस सबको इकट्ठा पीस कैसे करें, यानी कि उस सबको एक धागे में जोड़कर एक पूरा पास्ट कैसे बनाए। अब उन्होंने सब कुछ तो निकाल दिया, अब क्या पता लगा है कि ये चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अपने अलग अलग तरीके होते थे उनको स्टडी करने के। जो फर्स्ट तरीका वो क्या होता है, वो प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, अपनी जो आज के टाइम में जो रह रहे हैं उससे हम अभी पास्ट में जाते हैं। तो आज का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बॉटल है, तो बॉटल की जगह पॉट है, तो मतलब वो उसको पानी स्टोर करने के लिए रखते थे। तो इस तरीके से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो वर्क करते थे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्लासिफाइंग द फाइंड्स, यानी कि जो भी कुछ मिलता था, जो भी कुछ खुदाई करके मिलता था, उसको क्लासिफाई करा जाता था। और क्लासिफाई करने के 3 मेन तरीके थे। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में, देखो यहाँ लिखा है, तुम बुक में पढ़ोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, सच्ची बता रही हूँ। इस लाइन को पढ़ोगे तो मैं सब समझ में आ जाएगा। ये तो मैं इजी लैंग्वेज के नोट्स में भी मैं ऐसे ही तुम्हें 5-6 मार्क के क्वेश्चन में आएगा, और सच्ची बताऊँ इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला सिंपल वे क्या है क्लासिफाई करने का, उसके मटेरियल के बेस पे उसको क्लासिफाई करा जाता है। पहला कि कोई स्टोन की चीज़ है, कोई मेटल की चीज़ है, कोई क्ले की चीज़ है, कोई बोन है, या कोई आइवरी यानी कि कपड़ा हो गया। तो स्टोन, मेटल, क्ले, बोन, आइवरी, मटेरियल को स्टडी करा जाता है। सेकंड है कॉम्प्लिकेटेड वे। क्या होता है कि ये क्लासिफाई करा जाता है कि क्या चीज़ है वो, या तो वो कोई टूल है, स्टोन का बना हो, मेटल का बना हो, क्ले का बना हो, जिस भी चीज़ का बना हो, क्या चीज़ है वो, या तो वो कोई टूल है, या तो वो कोई ऑर्नामेंट है यानी कि ज्वेलरी है सजने संवरने के लिए, या तो कोई आर्टिफैक्ट है यानी कि घर में सजाने के लिए आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे, या फिर वो जो चीज़ है वो डेली यूज़ की है, रिलीजियस है या लग्जरी है। तो उसके फंक्शन के बेसिस पे हमारा जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको क्लासिफाई करते थे। थर्ड चीज़ जो थी उसकी क्या थी, वेयर टू बी फाउंड, यानी कि वो कहाँ से मिला है, वो किसी के घर से मिला है, नाली में से मिला है यानी ड्रेन में से मिला है, ग्रेव यानी कि किसी कब्र में से मिला है, या फिर किल्न में से मिला है। तो ये सब तरीके से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो फाइंड करते हैं पास्ट को कि क्या चीज़ कहाँ से मिली है, और फिर उसको वो इकट्ठा करके जोड़ते हैं।
नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमारे को कॉटन के ट्रेसेस भी मिले हैं हमारी हड़प्पन आर्कियोलॉजी में। क्यों, और कॉटन के ट्रेसेस के बारे में कैसे पता चला? जो स्कल्पचर्स निकले, जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति निकली है तो उस पर कपड़े पहने हुए हैं उसने, और वो लग रहा है कि वो कॉटन का है, या फिर कोई उनको और एक तो बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है, कॉटन स्पिंडल मिला है, कॉटन स्पिंडल का टेराकोटा मॉडल निकला है ज़मीन में से, तो इसका मतलब ये है कि उनको कॉटन से कपड़ा बनाने की टेक्निक आती थी। ठीक है, और जो मेनली हमारे साइकोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट जो यूज़ करते हैं तरीका, वो क्या है? रेफरेंस ऑफ टाइम और प्लेस। देखते हैं कि किस समय पे निकला होगा, कौन सी जगह से निकला है, इज़ द इम्पॉर्टेंट मेजर टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी? हमारी फर्स्ट हड़प्पन सील जो निकली थी, हमारा फर्स्ट हड़प्पन सील बाहर आई, तो साइकोलॉजिस्ट उसको पढ़ नहीं पाए, तब तक नहीं पढ़ पाए जब तक तुम साइकोलॉजिस्ट ही मान लेना, मेरे मुंह से देखो साइकोलॉजिस्ट ही निकलेगा बार बार। तो आर्कियोलॉजिस्ट तब तक समझ नहीं पाए वो हड़प्पन सील कहाँ से मिली है, जब तक उन्हें ये नहीं पता चला कि वो कौन से प्लेस में से निकल कर आई है। और जब उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी स्टडी करी होगी कि किस समय की है, फिर उन्हें पता चला कि मेसोपोटामिया की जो सील्स थी उसमें भी उन्हें हड़प्पा का कुछ मिला। तो तब टाइम और प्लेस, मेनली इसके शॉर्ट फॉर्म क्या है कि टाइम और प्लेस से हमारा जो ये हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये तो पहले 3 ये सिंपल वेज होते हैं, बाकी वो टाइम और प्लेस से पता लगाते हैं और स्कल्पचर से पता लगाते हैं कि हमारा पास्ट कैसा है, तो उसको ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब पास्ट फाइंड कर लिया है, अब पास्ट को इंटरप्रेटेड करना है। तो पास्ट फाइंड करने के 5 तरीके हैं। पहला क्या है? मटेरियल, फंक्शन, फिर वो कहाँ पे मिला है, फिर स्कल्पचर्स को स्टडी करा जाता है, और फिर टाइम और प्लेस को स्टडी करा जाता है। तो आई होप तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, और फिर आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट। तो इसमें मेनली देखो हम रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा में मेनली किस गॉड और गॉडेस की पूजा की जाती थी। तो हाँ, हमें ये पता चला है आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो निकले हैं उससे कि वहाँ के लोग रिलीजन में अपने रिलीजन फॉलो करते थे कोई ना कोई, और उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी। जो इतने भी आर्टिफैक्ट्स निकले हैं उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी। अब रिलीजियस सिग्निफिकेंस कैसे थी, हमें कैसे पता चला? कि एक टेराकोटा फिगर मिली है एक वुमेन की, उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, बनी हुई आपकी बुक में, और सर एक पे एक बड़ा एलैबोरेट सा हेड बैंड हैगा। वैसे ही जैसे आजकल हमेशा हमारी जो गॉडेस होती हैं, दुर्गा माँ हो गई, जैसे इतनी सुंदर से उन्होंने ड्रेस पहनी होती है, ज्वेलरी होती है, उसी तरीके से ज्वेलरी के साथ एक वुमेन का टेराकोटा मॉडल निकला है हमारे अर्थ में से। तो इससे पता चलता है कि उनकी कोई गॉडेस भी थी, तो उनको कहा गया है हमारी मदर गॉडेस। और एक प्रीस्ट किंग का स्टैचू निकला जो यौगिक पोस्चर में थे, और उनके आसपास में एनिमल्स थे जिसको पशुपति कहा जाता है। प्रीस्ट किंग भी एंड पशुपति भी, और प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। तो वो भी निकले, हमारा उनका स्टैचू निकला, तो दैट मीन्स वो एक मेल गॉड में भी विश्वास रखते थे। और काफ़ी सारे ऐसी जगहें मिली है जैसे ग्रेट बाथ एंड फायर ऑल्टर इन कालीबंगन एंड लोथल। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन कि ग्रेट बाथ और फायर ऑल्टर किस में मिला था? कालीबंगन और लोथल में। उससे पता चलता है कि उनके रिलीजियस बिलीव्स थी। ठीक है, अब उनकी जो सील्स थी, हर एक सील कुछ ना कुछ रिलीजियस डिपिक्ट करती थी, कोई ना कोई जैसे कि 2 सील्स आपकी बुक में ही दे रखी है। पशुपति यानी कि जो यौगिक पोस्चर में प्रीस्ट किंग है, उनके आसपास में सारे के सारे एनिमल्स है, वो डिपिक्ट कर रहा है पशुपति गॉड को। ठीक है, और प्लांट्स जो थे, काफ़ी सारे सील्स के ऊपर प्लांट्स के हमें सील्स पे प्लांट्स मिले हैं, स्क्रिप्चर्स पे प्लांट्स मिले हैं। तो दैट मीन्स दैट दे ऑल्सो यूज टू वर्शिप नेचर। नेक्स्ट चीज़ गर्ल्स, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि यूनिकॉर्न का भी ट्रेसेस मिले हैं हमारे हड़प्पन हिस्ट्री में। तो इट इज़ सेड दैट मे बी वो यूनिकॉर्न्स भी उस समय पे थे, या फिर वो यूनिकॉर्न्स में बिलीव करते थे। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वाई डू यू फील सो हार्ड? मतलब क्या है यूनिकॉर्न, क्या हुआ? एक घोड़े के सर पे सींग ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जब राइनोसोरस के सर पे सींग हो सकता है तो घोड़े के सर पे भी हो सकता है। तो यूनिकॉर्न आई फील एग्जिस्ट करते होंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपको कि वो हमें पता चला है कि वो यौगिक पोस्चर्स उन्होंने दिखाए हैं, दैट मीन्स मे बी वो भी योगा करते हों। तो यौगिक, अभी हमें ये अपने मेल गॉड के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप बुक के लास्ट जो टॉपिक है उसमें, कि जो यौगिक फिगर है सराउंडेड बाय एनिमल्स, दिस इज प्रोटो शिवा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोटो शिवा पशुपति भी उनको कहते हैं। तो प्रोटो शिवा एक सील पर भी डिपिक्ट हुए हैंगे। ठीक है, और स्टोन्स मिले
मिले हैं हमारे को स्टोन्स, लिंग्स। आपको पता है लिंग्स तो आप सबको पता होगा, लॉर्ड शिवा को पूजने का सबसे इंपॉर्टेंट पता। लिंग्स आपकी बुक में दे भी रखा है, अपने पेरेंट्स से पूछना लिंग्स क्या होते हैं, तो वो भी मिले हैं। स्टोन कार्विंग होती है, ऐसे स्टोन पे कार्विंग करी हुई, ठीक है, तो वो कैसे मिले, मतलब वो भगवान की पूजा करते थे तभी तो मिले हैं वहाँ से। तो ऐसे हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि उनकी रिलीजियस बिलीफ थी। तो उन्होंने प्रेजेंट में देखा, प्रेजेंट में लिंग्स की हम पूजा करते हैं और पास्ट में वो वहाँ से निकले हैं, तो दैट मीन्स दे ऑल्सो यूज टू बिलीव। दूसरा उन्होंने हेल्प कहाँ से ली, हमारे ऋग्वेदा टेक्स्ट से। उन्होंने ऋग्वेदा हिंदूज का सबसे पुराना टेक्स्ट, अगर आपको पता हो तो सबसे पुराना हमारा जो टेक्स्ट है वो ऋग्वेदा ही है। दैट इज फ्रॉम 1500 to 1000 BCE। उसमें जो उससे हमने प्रोटो शिवा की जो सील निकली है, यानी कि पशुपति की जो सील निकली है, उसको स्टडी करा। तो ऋग्वेदा के अंदर एक गॉड मेंशन है रुद्र, ठीक है, रुद्र गॉड मेंशन है। दैट मीन्स वो जो रुद्र हैं वो मेनली हमारे लॉर्ड शिवा ही हैंगे अकॉर्डिंग टू द पुराणिक ट्रेडिशन। तो ऋग्वेदा में उनका नाम रुद्र लिखा हुआ है। बट अगर हम प्रोटो शिवा की सील को रुद्र की फोटो के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि रुद्र तो जो है वो ना तो योगिक पोस्चर में बैठे हैं, ना ही उनके आसपास में एनिमल्स है। तो दैट मीन्स इसका प्रोटो शिवा सील का ऋग्वेदा से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा है जो गैदर एनिमल्स वो रुद्र ऑफ ऋग्वेदा से मैच नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो हमारे प्रोटो शिवा सील जो है, यानी कि जिसपे पशुपति गॉड बने हुए हैं, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऋग्वेदा, ये आपकी बुक में बताया गया है। और आर्कोलॉजिस्ट ठीक है, तो लास्ट लाइन में आपकी बुक में लिखा हुआ है, चैप्टर की लास्ट लाइन क्या है कि आर्कोलॉजिस्ट ने ये सोचा है, ये अज्यूम कर लिया है कि दैट पशुपति इज माइट बी अ शेमन। शेमन कौन होता है? अब वैसे तो आप लोग या नेटफ्लिक्स और या अमेजॉन प्राइम की इतनी ओल्ड सीरीज आती हैं, द लेटर ऑफ द किंग जो सीरियल था, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो उसमें शेमन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो शेमन कौन होते हैं? शेमन एक ऐसे वुमेन या मेन होते हैं, कोई भी हो सकता है वो, जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और वो दूसरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकते हैं अपनी ऐसे आंखें बंद करके, तो दे आर शेमन। तो कहा जाता है कि मे बी जो पशुपति सील जो बने हुए हैं, ही माइट बी अ शेमन, ऐसा बोला गया है हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने। आर्कोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि ये लॉर्ड शिवा नहीं है, ये लॉर्ड शिवा नहीं है, ये लॉर्ड रुद्र नहीं है। जब ऋग्वेदा से कंपेयर करा तो पशुपति जी जो सील पे बने हुए हैं, पशुपति गॉडेस जिनको हमारे हड़प्पा के लोग या फिर इंडस वैली के लोग पूजते थे, वो एक शेमन हो सकते हैं। और उनकी एक मदर गॉडेस थी, तो दो लोगों को वो पूछते थे, एक हमारे पशुपति जी और मदर गॉडेस को। सो विद दिस आपका पूरा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो 2020 बैच के स्टूडेंट्स, ये वीडियो की डिमांड बहुत सालों से हो रही थी, 2 साल से तो हो ही रही थी। एंड अभी मुझे मेरे सारे एक स्टूडेंट के रिप्लाई आ रहा है, मैम अब क्यों बना रही हो वीडियो तुम, ठीक है। तो प्लीज़ आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर दैट, लॉकडाउन की वजह से मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी, 1 महीने में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, पर तभी कराऊंगी जब व्यूज़ अच्छे खासे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो वॉट यू हैव टू डू इज़ टू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड आई बी ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। सारे नोट्स हैंड रिटन किसी अपनी फ्रेंड से निकलवा के मैं डाल दूंगी, क्योंकि मेरी राइटिंग तो तुम्हें पता ही है बहुत घटिया है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैं सारे नोट्स तुम्हारे लिए डालूंगी। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन मुझसे आप इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ लो, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं भी वॉइस रिकॉर्ड करके आंसर बता दूंगी आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे DM करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मेरे को, नोट्स लो। पॉलिटिकल साइंस, इको, इंग्लिश, मेरे पास 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट थे, बहुत सारे सब्जेक्ट से मुझे नॉलेज है। साइकोलॉजी में आई गॉट 100। तो कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना किसी प्रॉब्लम के मुझसे पूछ सकते हो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 2 क्लास 12th हिस्ट्री एंड